हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हमारे साथ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, तो हम उनको उन लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एक जीके जीएस जैसे पोर्शन होता है। किसी भी एग्जाम में जाते हैं आप, जैसे जो बिहार कोऑर्डिनेटर का तैयारी कर रहे होंगे ना, उसको जीके जीएस भी तैयारी करना होता है। तो उसके लिए भी हम इजी आसान कर रहे हैं कि हम आपके लिए जीके जीएस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहले अभी सोचा है कि ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक चीज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी तो स्टार्ट करेंगे। दूसरा नंबर क्या है कि जैसे जैसे हम लोग को ज्योग्राफी खत्म होगा, जैसे जैसे हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ते जाएंगे, या फिर जैसे मान लीजिए 5 स्लाइड 6 स्लाइड पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से, तो फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग जीके जीएस भी देखते जाएंगे समय समय के साथ। चलिए, बिना किसी देरी के साथ हम लोग अपना स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है जी। आपकी स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा। चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भूगोल। भूगोल एक्चुअल में है क्या? ठीक है, हम लोग भूगोल को देखने वाले हैं। भूगोल है क्या? भूगोल में हम जो मानव अपनी सुविधा के लिए है ना, मानव अपनी सुविधा के लिए जो चीजें अपने व्यवस्था के लिए दिया गया है कि कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो रहे हैं, कैसे हमारा कॉन्टिनेंट एक जगह था पहले, है ना। वो सब चीजें, उस चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में जो अध्ययन करते हैं ना, वो सब चीजें एक्चुअल में कहाँ आती है? तो भूगोल में आती है ना। मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं ना, तो क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सब चीजें भूगोल के अंदर आती है। हम तो एक एक चीज के आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखा। तो उससे हम चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, बेसिकली जो फैक्ट्स होंगे, जो याद करने वाली चीजें होंगे, उसे तो आपको याद ही रखने होंगे, है ना। तो बेसिकली जो याद रखने वाली चीजें उसको याद रखना, जैसे पिता कौन है इसका। ठीक है, पिता कौन है वो याद रखने हैं, है ना। भूगोल के पिता कौन है, भूगोल का व्यवस्थित पिता कौन है ना। इन भारत के कौन से फादर हैं भूगोल में। उन सब चीजों को जो याद रखने वाली चीजें उसे आपको नहीं याद रखने पड़ेंगे, फैक्ट जो चीजें हैं। बाद बाकी जो हमारे समझाने विशेषज्ञ बात होंगे, जैसे अक्षांश क्या है ना, देशांतर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, उन चीजों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। क्या है टॉपिक? अक्षांश और देशांतर, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है जी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज सबसे पहले अक्षांश। अक्षांश हम आपको समझाएंगे अक्षांश क्या होता है। जैसे देखिए, अक्षांश क्या होता है कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो आप हॉरिजेंटल रेखाएं देख रहे हैं, ये वाली रेखाएं हॉरिजेंटल रेखाएं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाला जो रेखाएं हैं, ये जो हॉरिजेंटल, थोड़ा वीडियो लंबा चले जाएगा लेकिन आपको देखना है। ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल रेखाएं हैं जो है, ये जो, इसे हम कहते हैं अक्षांश। और ये जो वर्टिकल रेखाएं हैं, ये वर्टिकल रेखाएं जो गया हुआ, ये क्या हो गया अपना? देशांतर। क्या हो गया? देशांतर रेखा है। ये देखिए देशांतर रेखा है ना, ये क्या हो गया? देशांतर रेखा। जो वर्टिकल जा रही है वो क्या हो गया? देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, ये जो है देशांतर रेखा हो गई। तो हम लोग इस चीजों को अच्छे से समझेंगे आगे। और भी क्या, इस दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है ना, हम ये सब चीजें को आगे समझते जाएंगे। ठीक है, आई होप की चीजें आपको समझ में आया होगा। चलिए, बिना किसी देरी का नेक्स्ट। देखिए, यही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो रेखाएं हैं, क्या है? सॉरी, ये देखें, ये जो हमारे रेखाएं हैं, देखिए, ये जो रेखाएं हैं हमारे, ये हॉरिजेंटल रेखाएं जो हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? ये अक्षांश है। क्या है? ये अक्षांश हो गए। ठीक है, ये जो है, देख रहे हैं अक्षांश रेखा। और ये वाली जो रेखाएं देख रहे हैं, जो यहाँ से निकल करके और सीधा नीचे के लिए और जा रही है, ये वर्टिकल जो रेखा है, ये सारे देशांतर रेखा है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है और इसी ध्रुव, ये ध्रुव है, इस ध्रुव से जब शुरू होता है तो इसी नीचे भी एक ध्रुव है। ठीक है, साउथ पोल जिसको बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
ये यहाँ से चलते हैं, काल्पनिक रेखाएं, ये सब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है पृथ्वी के पृथ्वी के ऊपर, ये सब हम एज्यूम करके चलते हैं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। इसको यहाँ से इस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक ऐसे जाते हैं रेखाएं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक चीज, जब आपकी ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में कहीं ना कहीं देखिए आप, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, है ना, उत्तरी ध्रुव, ये आप देखें, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध भी तो होगा, ये ध्रुव है और गोलार्ध क्या होता है। मान मान लीजिए हमने ये पृथ्वी का डायग्राम है, ठीक है, ये बीच से हम लोगों ने कट कर दिया, एक लाइन खींच दिया, विषुवत रेखा, ये लाइन खींच दिया हुआ, ठीक है। इस रेखा के उस पार, इस पार जो भाग है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये नीचे वाला भाग क्या होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह अगर हम इस तरह से इसको कट करेंगे, मान लीजिए इसको यहाँ से कट करेंगे ऐसे बीच से, इसमें जैसे कट किया गया है यहाँ पे देखिए, अब ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, और ये इधर वाले भाग क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। ये चीजें आपको चीजें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे अच्छे से फिगर में देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, फिगर में आपको शो हो रहा होगा, ये जो भाग है, ये जो हमारा मध्य रेखा है, ये बीच का जो रेखा है मध्य रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, ये जो मध्य रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा, इसके इस पार, जो इस वाले भाग में, ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया की तरफ जो है, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, जो ये वाले भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। और इधर वाले जो भाग कहलाएंगे, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सब वाले भाग, ये क्या कहलाएंगे, साउथ हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध, क्या कहलाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसी में अंटार्कटिका भी आता है, ठीक है, ठीक है। इधर आर्कटिक ओशियन आता है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बाद में इधर क्या अगर बात करें, तो इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस वाले अगर जो आपने रेखा देखा है, देशांतर रेखा जिसको हम आप तभी बताए थे, ये देशांतर रेखा के इस पार जो है, ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है यहाँ पे, ठीक है। इधर अगर बात करेंगे तो इधर, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो, इधर इधर की बात करेंगे तो इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आज देखिए कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स हैं, उसको आपको याद रखने होंगे, ठीक है। फैक्ट्स वाली बातें हैं जो उसको आपको याद रखने होंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आता है, देखिए, भूगोल के पिता कौन है, ठीक है, क्या है, भूगोल के पिता। भूगोल के पिता की अगर बात करेंगे, भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस। किस, कौन है, भूगोल के पिता, ज्योग्राफी के पिता कौन है, हिकेटियस। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जेस पीरियोडस करके, जेस पीरियोडस करके, ठीक है। और व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है, एरिस्टोथेनिज। कौन है, एरिस्टोथेनिज, आप नोट डाउन करते जाए, एरिस्टोथेनिज, ठीक है। ये सबसे पहले उन्होंने ज्योग्राफी, इन्होंने इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ज्योग्राफी, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। आधुनिक भूगोल के पिता की अगर बात करेंगे, आधुनिक भूगोल के पिता जो है, ये देखिए आधुनिक भूगोल के पिता, इसमें दो हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, एक कार्ल रिटर है। ये जर्मन भूगोल वेता थे, कौन थे, जर्मन भूगोल वेता थे, कौन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। आधुनिक भूगोल के पिता यही हैं, ठीक है। अब भौतिक भूगोल के पिता, भौतिक भूगोल के पिता भी होंगे ना, तो भौतिक भूगोल क्या हो जाता है, उसके पिता जो है A1 हमवोल्ट है। कौन है, A1 हमवोल्ट। मानव भूगोल, मानव भूगोल के पिता कौन है, मानव भूगोल के पिता है फेडरिक रैटजियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव भूगोल के पिता फेडरिक रैटजियल, ठीक है। भारत के भूगोल के पिता, भारत का भूगोल का पिता कौन है, भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के भूगोल के पिता है जेम्स रैनी। कौन है, जेम्स रैनी, ठीक है। भूगोल, अगर हम बात करेंगे भूगोल के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करेंगे भूगोल के बारे में, तो भूगोल, भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल का इंग्लिश क्या होता है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। दो भाग में अगर इसको डिवाइड करते हैं ज्योग्राफी को यहाँ से, तो जियो और ग्राफी, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना कहलाता है क्या, भूगोल। तो हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, देखते हैं अच्छे से। भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन मानव के विकास के दृष्टिकोण से करते हैं। किसके, मानव के विकास के दृष्टिकोण से करते हैं। मानव अपने विकास के दृष्टिकोण से कर रहा है कि इसे ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं आज,
तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या क्या होती है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे अच्छे से। आपको हम पहले भी बताए थे, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये सारा क्या है, ये ध्रुव से निकल रहा है। कहाँ से? नॉर्थ पोल से निकल रहा है। और नॉर्थ पोल से कहाँ? साउथ पोल में मिल रहा है। सब यहाँ से निकलेगा, इस ध्रुव से निकलेगा और यहाँ पे साउथ पोल में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हो गए, वर्टिकल वाली जो, और हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएगा, ये अपनी जो अक्षांश रेखा हो जाएंगे, अक्षांश रेखा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अक्षांश रेखा। तो ये एक देखिए, मैं पृथ्वी पर कहीं रेखा खींची हुई नहीं है, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको चीजें भूगोल पढ़ने में या समझने में आसानी हो, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं, ये भूगोल व्यवस्था देकर गए हैं, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये पोल है, ये ध्रुव है, दोनों तरफ, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ठीक है। और इसमें भी दिया गया है, जो ये वर्टिकल रेखाएं ये देशांतर है, और हॉरिजॉन्टल जो है ये अक्षांश है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल पे जो ये 19 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से आप देखेंगे ये 0 डिग्री का कोण यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है, तो मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक गए तो 15 डिग्री का कोण बना, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ ये बीच अगर लेके चलेंगे, तो यहाँ से ऐसे करके अगर देखा जाएगा तो यहाँ से 15 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी तरह यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम सीधा लेके जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह इधर से भी, अगर इधर से भी देखेंगे, इधर से 15 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये हो गया विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है, ठीक है, इसको मध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा। अब हम उसी तरह देशांतर रेखा को भी देखेंगे। देशांतर रेखा देखिए, यहाँ पे पोल है, क्या है, साउथ पोल है, नहीं नॉर्थ पोल है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल है, ठीक है। अब जो देखिए, ये जो रेखाएं गया है बीच से, ये जो रेखाएं गया है बीच से, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या है, देशांतर रेखाएं। और ऐसे ऐसे जो जा रहा है इस पोल से लेकर के, साउथ पोल से लेकर के, साउथ पोल से लेकर के जो गया है, नॉर्थ पोल से जो गया है साउथ पोल की तरफ, या साउथ पोल से गया है जो नॉर्थ नॉर्थ पोल की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से देशांतर रेखा है। ये चीजें हम आपको पहले भी कहते हैं, इंग्लिश में अगर कहते हैं तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये चीज आप देखिए, एक चीज समझिए, ये जो है ना, ये जो ये वाला जो रेखा है, देखिए इस तरह से दिखाया गया, ऊपर से लिया गया है। ये देखिए गोल है, ठीक है, गोल है, मतलब ये ऐसा नहीं कि ऐसे रेखा, ये आगे से खींचा गया तो इसे दिख रहा है, मतलब पृथ्वी हमारा गोल है। ये पीछे से भी तो रेखा गया है, जैसे इसमें देखिए ये रेखाएं जो है यहाँ तक इसमें दिख रहा है, उस वाले फोटो में सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, लेकिन ये पीछे से भी लिया गया है रेखा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या है अक्षांश। अक्षांश क्या है, विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त पे, ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये एक अपना ग्लोब हो गया, ठीक है। ये विषुवत वृत्त पे, ये देखिए विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री अक्षांश पे। तो इस पर क्या है कि उत्तर अथवा दक्षिण एक, उत्तर अथवा दक्षिण एक उत्तर अथवा दक्षिण एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अब समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांश रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से जो रेखा जा रहा है, इसमें से ये जो रेखाएं जा रही हैं, इसे इक्वेटर कहेंगे। ये जो रेखाएं जा रही है, इधर से समान मिलाएगी, फिर उधर से भी मिलाएगी, उधर से भी रिटर्न होकर के यहाँ तक मिल रही होगी, तो इसे क्या कहेंगे कि हम दशांतर रेखा कहेंगे, नहीं अक्षांश रेखा कहेंगे, सॉरी। अक्षांश रेखा क्या है, विषुवत रेखा को वृहद वृत्त कहा जाता है। विषुवत रेखा को वृहद वृत्त कहा जाता है, मतलब जो है ना, ये अगर बात करेंगे तो यहाँ से जो रेखाएं खिंचाएगी, तो इससे तो छोटा ही होगा ना, बीच वाले रेखा से छोटा ना, क्योंकि ज्यादा दूरी यहीं पर है। यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, कुछ ना कुछ कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे आप गए, यहाँ पे भी कुछ कम होगा, यहाँ पे गए तो यहाँ पर भी कुछ कम होगा, यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी कम होगा, ध्रुव के पास तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे विश्वत रेखा, विश्वत रेखा जो है अपना, ये जो रेखा है, ये सबसे लंबी रेखा होती है, ठीक है, वृहद वृत्त का कहा जाता है। अक्षांशों की संख्या 181 होती है। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181 होती है।
अक्षांश रेखाओं की संख्याएं कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होता है। अक्षांश अक्षांशों की संख्या, अगर अक्षांशों की बात करेंगे तो 181 होती है। कैसे होती है वो समझाएंगे अभी। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। दो अक्षांशों की मध्य दूरी कितना होता है? 111। हम इस तीनों को समझने का कोशिश करते हैं। कहाँ पे समझेंगे? तो इसमें आप पे समझेंगे। मान लीजिए अक्षांशों की संख्या को पहले समझते हैं। 181 होती है। कैसे होती है 181? अब देखिए, अक्षांशों की संख्या 181 होती है। देखिए, अक्षांश, पहला अक्षांश क्या हो गया? ये एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, चार अक्षांश, पांच अक्षांश, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करते करते यहाँ तक 90 तक गया। ठीक है, ठीक है, 90 तक गया। यहाँ से एक अक्षांश हुआ, दो अक्षांश, ऐसे ऐसे करते 90 तक गया। 90, और इधर भी तो है, एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश करते करते 90 तक, यहाँ तक गया। 90, 90 और 90, 180, 180 रेखा। और एक जो ये 0 डिग्री, ये भी तो एक रेखा ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? 181 रेखा। कितने हो गए? 181 रेखा हो गए अक्षांश में। कितने रेखा हो गए? 181 हो गए रेखा। लेकिन अगर बात करेंगे हम, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 179 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश की संख्या तो 181 होगा। एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया। ये तो अक्षांश है ना, 90 भी तो एक अक्षांश ही है। तो ये अक्षांश क्या हो गया? 181 हो गया। लेकिन रेखाओं की अगर बात करेंगे, तो रेखाओं की बात करेंगे तो 179 ही होती हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ से मिलाइए, 1 2 3 4 करती है, 90 तक जा रहा है। ठीक है, इधर से भी कर रहा है तो 90 तक जा रहा है। एक ये 181 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रेखा, यहाँ पे तो कोई रेखाएं नहीं है, यहाँ पे तो बिंदु टाइप की है, नॉर्थ पोल है। यहाँ पे तो बिंदु, रेखाएं तो है नहीं यहाँ पे। अब तो एक बिंदु है, इसमें से एक बिंदु इधर से और एक बिंदु इधर से, ये कम हो जाएगा। ये पोल है, पोल, यहाँ पे कोई रेखाएं नहीं है। ठीक है, लेकिन अक्षांश है, ये अक्षांश है लेकिन रेखाएं नहीं है। तो मतलब, तो 179 रेखाएं हैं। ठीक है, कितने? 179 अक्षांश रेखाएं हैं। दो अक्षांश के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी अगर बात करें, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, ये अक्षांश है एक, इसके बाद यहाँ से मान लीजिए ये 30 अक्षांश है। फिर उसके बाद 31 आएगा, 31 आएगा, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10, तब जाकर 60 आता है। तो मान लीजिए इसके 31 और 31, इस रेखाओं के बीच में, या 0 से लेकर 1 डिग्री के अक्षांश के रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी, इस बीच की दूरी कितनी होगी? 111 होगी। कितने होगी? 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम देखेंगे, थोड़ा सा इस पृथ्वी को देखें। मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पृथ्वी है, उसी को बड़ा करके लिखा हुआ है। और बीच से जो जा रहा है भूमध्य रेखा जा रहा है, कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी देखिए, बीच से जा रहा है भूमध्य रेखा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। और देखिए यहाँ से जो 23.5 डिग्री पर जो जा रहा है, 23.5 डिग्री जो है, ये दक्षिण के साइड 23.5 डिग्री मकर रेखा इसको कहते हैं। और ये पूरब की साइड जो है, उत्तर के साइड जो है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, ये भी है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री पे ये क्या है? उत्तर की ओर कर्क रेखा है। इसे हम ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर कहते हैं कर्क रेखा को। और ये जो है मकर रेखा, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा। और सूर्य जो है अपना होता है इसी के बीच में रहता है, इसीलिए ये, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस बीच में सूर्य आ, आते हैं। ठीक है, सूर्य इसी बीच में अपना चक्कर लगाते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें, साढ़े 66 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त बनता है। यहाँ पे 66.5 डिग्री पे देखेंगे तो आर्कटिक वृत्त बनता है। ठीक है, उधर यहाँ पे देखेंगे 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक वृत्त बनता है, अंटार्कटिक वृत्त बनता है। और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर में क्या समझने वाली चीजें हैं, उस फिगर में भी आपको हम समझा देते हैं। ये हमारा जो रेखा जा रही है, ये रेखा क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर है, अक्षांश है, सेल्सियस नहीं है, अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, अब देखिए ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ से 23.5 डिग्री पे जा रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, यहाँ इसे कहते हैं कर्क रेखा को। इस बीच में सूर्य चमकेगा। ठीक है, अगर हम इसके आगे जाते हैं, जब 23.5 डिग्री से आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ये जो एरिया आ जाता है ना, ये सब ट्रॉपिकल एरिया एक तरह से कह सकते हैं। और इधर से जो उत्तरी शीत कटिबंध है, ये टेम्परेट एरिया, बिल्कुल ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पे ठंडा ही ठंडा रहता है। ठीक है, इधर भी वही चीज है, इधर भी ठंडा यहाँ पे रहेगा। ये अपना हो गया क्या?
यहाँ पे तिरछी जो सूर्य की किरणें पड़ेंगे तिरछी पड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि सूर्य तो इसी बीच में रहेगा, इधर तो तिरछी पड़ेगा तो इधर ज्यादा गर्मी होगा नहीं, जब गर्मी ज्यादा नहीं होगा तो यहाँ का भी मौसम ठंडा ही रहेगा। सब ट्रॉपिकल एरिया इसको कहेंगे, यहाँ पे पूरा तरह से ठंडा ही रहता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, ये उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, क्योंकि इधर उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है, और इधर पूर्वी गोलार्ध है और इधर पश्चिमी गोलार्ध है। ये चीजें आपको पहले ही बता रखे हैं। अब देखिए, कर्क रेखा, कर्क व मकर रेखा के बीच सभी स्थानों पर वर्ष में 2 बार सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। कह रहा है कि ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा है, इसके बीच में सूर्य जो है ना, वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। वर्ष में 2 बार कहाँ पड़ती है? लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जो इधर का आदमी ना ज्यादा ब्लैक ब्लैक होता है, काला होता है इधर का लोग, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मतलब अगर बीच में है तो आपका साल में 2 बार ऐसा होगा, यहाँ पे आपका छाया बिल्कुल प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, बिल्कुल सीधा। अगर आपके सूर्य पड़ रहा है तो आपका छाया ही नहीं बनेगा, शेड जिसको बोलते हैं, छाया ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देशांतर, देशांतर क्या हो जाता है? देशांतर तो मैंने आपको बता दिया था। देशांतर क्या है कि ये वाली जो रेखा है देशांतर, ये वर्टिकल जो रेखा है देशांतर है, वर्टिकल रेखा है देशांतर है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे देशांतर क्या है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर है, प्रीमीडियन रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमीडियन रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा जो है इसे प्रीमीडियन रेखाएं कहते हैं। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर के पूर्व अथवा पश्चिमी में एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को देशांतर रेखा कहते हैं। कह रहा है कि ये जो रेखाएं हैं प्रीमीडियन रेखाएं, इसके पूर्व में और पश्चिमी में जो रेखाएं बनती है, रेखाएं जा रही है, इसके कोणीय दूरी को क्या कहेंगे? कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? स्थित बिंदु के देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए समझने वाली चीज है। ये पृथ्वी हो गई अपना, ठीक है, और बीच से अपना प्रीमीडियन रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा जा रही है। ठीक है, प्रीमीडियन रेखा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब इस साइड जो हो गया पूर्वी गोलार्ध हो गया, इस साइड पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अगर हम इसमें बात कर रहे थे तो ये जो है रेखा विस्तृत रेखा जाता है, इधर उत्तरी गोलार्ध था और इधर दक्षिणी गोलार्ध था, मतलब इधर उत्तर ध्रुव था, इधर दक्षिणी ध्रुव था। अब इसी तरह इधर पूर्वी गोलार्ध है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व अथवा पश्चिमी में एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को देशांतर कहते हैं। कुल देशांतर तथा देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। कुल देशांतर कहने का मतलब कुल देशांतर तथा देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। इसमें कह रहा है कुल देशांतर रेखाएं, क्योंकि इसमें हम लोग के पास वो नहीं है ना, ध्रुव नहीं है ना, ध्रुव नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको अब समझाते हैं आपको कैसे होगा। कुल देशांतर तथा देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अब देखिए यहाँ पे कितना है। यहाँ से ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, इधर नीचे दक्षिणी ध्रुव है। एक यहाँ से गया, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए यहाँ तक गया 30, फिर इधर 60, फिर इधर 90, यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में 90 हो गया, फिर 90, 90, 180। अब देखिए ये जो बीच का भाग, मान लीजिए पृथ्वी को हम बीच से कट करते हैं, तो बीच से कट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं बन रही है, ये जो रेखाएं बन रही है 180 की बन रही है। ठीक है, और इधर भी है तो रेखाएं हैं, इधर की रेखाएं कितनी होगी? 180, 180, 180, 360। समझ गए? ये 360 रेखाएं, यहाँ से एक रेखाएं, दो रेखाएं, ये वाली अक्षांश रेखा, ये वाली रेखा दशांतर रेखाएं, ये एक रेखाएं, दो रेखाएं, ऐसे ऐसे करते करते 360 होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं होती है, ये वाली रेखा, जैसे जो ये 180 रेखाएं बन रही है, इधर भी 180 है, तो कितने हो जाएंगे? 180, 180, 360। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दो देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। दो देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी, वही बात है क्या जो हम बता रहे थे। दो, यहाँ पे, यहाँ पे ये विषुवत रेखा, जैसे मान लीजिए ये हो गए, तो ये बीच का भाग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा दूरी होगा, यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा दूरी होगा। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आया होगा। और और क्या है? सर्वाधिक दूरी होती है लगभग 132 किलोमीटर, और 132 किलोमीटर मान लीजिए, ये तो सबसे ज्यादा दूरी है। और लेकिन इसके और इसके बीच में कितना होता है दूरी? इस देशांतर में, प्रीमीडियन जो लाइन है इसमें, और ये वाला जो रेखा है इसमें, मतलब मान लीजिए इसको 0 डिग्री मान ले, इसको 1 डिग्री मान के चलते हैं। ये वैसे 1 डिग्री तो यही होगा यहाँ पे, क्योंकि 30 आ जाता है, मान के चलिए इसको एक। अब इस रेखा और इस रेखा मान लीजिए इसको 1 डिग्री,
तो 1 डिग्री, 0 से 1 डिग्री तक जाने में हम लोगों को कितना किलोमीटर तय करना पड़ता है? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर, और उसमें करना करना पड़ता था 111 किलोमीटर मात्र, इसमें 111.32 किलोमीटर। तो अब इस पर, इसी पर ये जो हमारा अक्षांश ये बनाया गया है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इसी पे हम लोग क्या करेंगे आगे, मानक समय देखेंगे, समय देखेंगे कि हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का समय ज्यादा होता है। ठीक है, और वो चीजें हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया देशांतर लोगों को, हम आई थिंक समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लें, अच्छे से नोट डाउन करें और फिर से एक बार वीडियो देखें, फिर समझ में आएगा। तो मैंने पूरा डिटेल से समझाया। अब देखिए, अब देखिए ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ये जो रेखाएं हैं, ये कर्क रेखाएं जो हैं, ये जो कर्क रेखा से 43 डिग्री उत्तर की तरफ जो है, ये इसे कहते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। ये हमारे भारत से भी होकर गुजरते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है, यहाँ पे देखेंगे ये ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है। ये मान लीजिए यहाँ पे अगर वर्ल्ड का पृथ्वी रहता, तो मान लीजिए इसी में, इसमें मान लीजिए यहाँ से जो है हमारा एक कर्क रेखा गुजरती है। ये देखिए इक्वेटर है, और यहाँ से मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं कर्क रेखा, 43 डिग्री पे ये कर्क रेखा ये जा रही है। मान लीजिए इस जगह पे अपना भारत, यहाँ पे अपना भारत, यहाँ पे भारत। ठीक है, अब इस भारत को हम लोग बड़ा करते हैं, यहाँ पे बड़ा कर लिया भारत को, उस जगह पे भारत था। अब वहां से जो जा रहा था, ये देखिए, ये जो रेखाएं जा रही है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा ये जा रही है, यही कर्क रेखा। अब किस किस स्टेट से होकर के गुजर रही है, तो वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहला नंबर है गुजरात, इसका ये गुजरात है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एरिया राजस्थान का जा रहा है, राजस्थान से भी गुजर रही है। फिर उसके बाद सबसे लंबा किससे तय कर रही है, सबसे ज्यादा लंबा कर रहा है मध्य प्रदेश से, ये क्या है मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा लाइन जा रहा है छत्तीसगढ़ से, किससे जा रहा है, छत्तीसगढ़ से। फिर इसके बाद ये क्या है, झारखंड, झारखंड से होकर गुजरती है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल से आकर के त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा के बाद फिर मिजोरम आ जाता है। क्या आता है, मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, लास्ट मिजोरम। तो टोटल हो गए 8, 8 रेखाओं से, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कर्क रेखा 43.5 डिग्री पे अक्षांश से गुजरती है, और मकर रेखा भी 43 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, ये चीज। भारत में कर्क रेखा लंबाई 3,214 किलोमीटर है। कितना है, 3,214 किलोमीटर। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, महान माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ऐसे ऐसे जाती होगी कर्क नदी, फिर ऐसे मुड़ती होगी जैसे, फिर इसी तरह 2 बार इसको कर्क रेखा से काटती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, नदी ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है गुजरी। अब नदी क्या है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे काटी एक बार, फिर दूसरा बार ऐसे घूम के आई, फिर इधर से ऐसे उठाई। ठीक है, ऐसे काटती है 2 बार। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई आप देखें, आप मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा लंबा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ग्रीनविच रेखा क्या होती है, ये इसे हम कहते हैं प्राइम मेडियन रेखा जो होती है, बेसिकली ये मानक समय है। ये कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसे हम मानक समय कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मानक समय कहेंगे। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर होगा, इधर पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे कि कैसे हम लोग समय निकालते हैं। कि मान लीजिए अब भारत में अभी 6 बज रहा है, तो अमेरिका में भी कितने बज रहे होंगे, तो वो चीजें हम आगे देखेंगे। पहले हम इसे समझते हैं, मानक रेखा होती क्या है। तो ग्रीनविच से होकर गुजरते हैं, तो कुछ चीजें हम नोट डाउन करते हैं, देखते हैं। ध्रुव पर सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है 0 डिग्री पे, ये सब चीज तो हम बता ही दिए थे। 0 डिग्री पे जुड़ी होते हैं, दिए देखिए। ये देशांतर रेखाएं की बात करते हैं, देशांतर रेखाएं सब यहाँ पे देखिए जीरो जीरो हुए हैं, 0 डिग्री पे यहाँ पे दूरी, यहाँ पे जुड़ी हुई है ध्रुवों पे, सब ध्रुवों पे जुड़ जाती है ना, इसे से जाके ध्रुव ध्रुव पे सारा रेखाएं जुड़ जाती है, वही चीज बोला गया। अब देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मीडियन रेखाएं जो होती है, ये देखिए ये जो रेखाएं बीच वाली रेखा प्राइम मीडियन रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, यह 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके
360 डिग्री होता है, फिर ऐसे ऐसे करके जाता है, 360 डिग्री होता है ना। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री, फिर इधर से इधर 180, 360 होता है। तो वो, तो ये 0 डिग्री प्राइम मीडियन रेखा है, ठीक है। ये ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, पूछ दिया क्वेश्चन, ये कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। अन्य देश मान लीजिए यहाँ से होकर के गुजर रही है, मान लीजिए यहाँ पे लंदन है, और किस किस होकर, और कौन कौन से इसमें नीचे जो गुजरेगी, तो और भी तो बहुत सारे देश को काटेगी ना। यहाँ पे देखिए ये जो काट रही है, बहुत सारे देशों को तो भी काट रही है। देखिए यूरोप को काट रही है, फिर अफ्रीका को काट रही है ना, फिर कुछ सागर को काट रही है, समुद्र को काट रहा है ना। तो वो कौन कौन से काट रहा है, तो वो हम चीजें देखेंगे। अन्य देश किसको किसको, पहले यूके, फ्रांस और स्पेन, ये यूरोप में आते हैं। यूके, फ्रांस, स्पेन यहाँ पे आते हैं, यूरोप में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद भूमध्य सागर है, बीच में भूमध्य सागर, ये वाला जो सागर है भूमध्य सागर है। फिर देखिए क्या आता है, फिर उसके बाद देखिए अफ्रीका आ जाता है ना, अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं, तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। टोगो और घाना, ये क्या है, अफ्रीका में है। तो पूछ देगा सबसे लास्ट कहाँ खत्म होती है, तो घाना में जाके खत्म होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए, फ्रांस यूके से शुरू होती है, घाना में जाके खत्म होती है, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये है मानक समय, इंटरनेशनल मानक समय इसे बोला जाता है, इंटरनेशनल मानक समय, ठीक है। यहीं से हम लोग, यहीं से सारा समय का जो है ना डिसाइड किया गया, यहीं से किया गया है कि यहाँ पर अगर 6 बज रहा है तो वहां पे कितना होना चाहिए, ये यहीं से देखा जाता है, ग्रीनविच के टाइम के अनुसार ही। पृथ्वी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। कहाँ से करती है, पूर्व से पश्चिम के ऐसे घूमती है, वैसे इधर इस साइड पश्चिम हो गया, इस साइड पूर्व हो गया, ठीक है। इस साइड पश्चिम हो गया, इस साइड पूर्व हो गया, तो पृथ्वी ऐसे करके ऐसे घूमती है। कैसे, ऐसे जैसे मेरा ये भाग है, ये वाला पीछे वाला भाग जो है, ये अभी हमारा कहाँ है, मान लीजिए पश्चिम में, ठीक है, ये पश्चिम है, इस साइड है, ये अभी पश्चिम है, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अब ये वाला भाग ऊपर आ गया, तो ये पीछे वाला भाग जो था, ये वाला भाग जो था, ये पीछे आ गया, है ना। ये कहाँ आ गया, अब पूरब में आ गया इस सर। ये अगर पश्चिम में हम ऐसे मानते हैं, तो ये ऐसे घूमेगा तो कहाँ जाएगा, पूरब में। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। अतः अतः प्रत्येक देशांतर के बीच समय 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर, मान लीजिए एक देशांतर ये हुआ, दो देशांतर ये हुआ, तीन देशांतर, चार देशांतर, पांच देशांतर, छह देशांतर, सात देशांतर। ये जो प्रत्येक देशांतर के बीच में जो होता है, सबसे पहला तो हम क्या होता है, कितना किलोमीटर का अंतर होता है, 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है। दूसरा, इससे एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में समय 4 मिनट लगता है। कितना, 4 मिनट का समय का अंतर होता है। मतलब यहाँ पे अगर 6 बज रहा होगा, यहाँ कितना होगा, 6 बजकर 4 मिनट हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व आउट करेंगे, इसके बीच में 4 मिनट का होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। देखिए, यदि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 5 बजे हैं, तो 90 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर पर क्या समय होगा। क्या है, यदि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे, पश्चिमी देशांतर कह रहा है, पश्चिमी देशांतर, आप ध्यान दें, इधर पूरब है, इधर ये जो लाल कलर का जो रेखा है, इधर मान ले पूरब और इधर मान ले पश्चिम, ठीक है। कह रहा है यदि 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय के 5 बजे हैं, तो 90 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा। तो यहाँ पर हो गया पहला, तीन तीन तरह से इसको सोल्व करेंगे, 3 स्टेप में। क्या है, देशांतर का अंतर, देशांतर का अंतर कितना है। सबसे मान लीजिए हमने एक रेखा ए से खींच लिया एक, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री, दो भाग में डिवाइड कर दिया है, 0 डिग्री लिख दिए, ठीक है। और कह रहा है 80 डिग्री पश्चिम, 80 डिग्री पश्चिम, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, तो 80 डिग्री यहाँ पे पश्चिम है, वेस्ट है, इधर पूरब है। पूरब में कितना कह रहा है, 5 बजे। 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 5 बजे, शाम बज रहा है, मतलब पीएम हो रहा है, 5 बज रहा है। तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, इधर 90 डिग्री जाएंगे, और पूर्वी देशांतर पे कितना समय हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इसके कितना है, 80, और जितना इधर जाएंगे ना, उनमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर इधर ही रहते तो माइनस करते, लेकिन हम 0 डिग्री के उस पार जा रहे हैं, प्लस करेंगे, ठीक है। 80 90 कितना हो गया, 9 8 17 170 डिग्री, कितना हो गया, 80 + 90 170 डिग्री। फिर समय के देशांतर का अंतर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, समय के अंतर की गणना करेंगे, हम गणना करेंगे। मान लीजिए 170 है, एक से दूसरे डिग्री पे जाने में हमको 4 मिनट लग रहा था, तो यहाँ पे कितना, 170 × 4 कर देंगे, 170 डिग्री निकला ना। 80 और 90 कितना हुआ, 9 8 17 170 डिग्री। फिर इसमें इंटू करेंगे 4 से करेंगे तो कितना हुआ, 680 होगा, 680 मिनट हुआ। लेकिन हमको घंटा में बदलना है इसको, तो 60 से डिवाइड करेंगे। जब 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 11
11:20 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे, जो शेष रहेगा ना, शेष 20 आता है, उस शेष को कटाना नहीं है, कटाना नहीं है, जो शेष आ गया वो मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 11:20 हो जाएगा। कितना, इतना आवर लगेगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हमारा कितना बज रहा था, 5 बज रहा था, तो इसके पूर्वी में पूछा है। पूर्वी में तो जाहिर, पश्चिम में तो पीछे रहेगा ना, पूर्वी में आगे रहता है समय। तो शाम के 5 हो रहा था, इसमें 11:20 जोड़ देंगे, 11:20 जोड़ेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा, 5 बज रहा है तो 11 + 20 जोड़ देंगे, 4:20 हो जाएगा। और 4:20 क्या होगा, सुबह होगा। और अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए 5 तारीख हो रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 80 डिग्री इधर जो पश्चिम की तरफ, अगर पूरब की ओर जाएंगे तो जोड़ेंगे। अगर ये इधर ही पूछ देगा 80 डिग्री है, लेकिन इस तरफ पश्चिम में पूछ देगा, वेस्ट में 80 डिग्री है, तो वेस्ट में ये मान लीजिए 45 डिग्री पर कितना समय होगा, तो यहाँ पे क्या करें, 80 में 45 माइनस करेंगे। ठीक है। उसी तरह आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व आउट अपने से करेंगे। यदि 125 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 5 बजे हैं, तो पश्चिमी डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, ये अपने से बनाएंगे। ठीक है। आई होप कि ये प्रीमीडियन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसी तरह उसको सोल्व आउट किए हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन करके अपना, इसको बिना देखे आप अपने कॉपी में आप सोल्व आउट करेंगे और फिर अपना आंसर मिला लेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं अब नेक्स्ट। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया, आप उन्हें से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें। विश्व में सर्वाधिक मानक समय कहाँ पर है, विश्व में सर्वाधिक मानक समय क्या कहाँ पर है, तो फ्रांस में 12 मानक समय है। क्योंकि फ्रांस में ना बहुत सारे छोटे छोटे टापू सब है, इसलिए क्या है कि सर्वाधिक जो है वहीं पे मानक समय दिया गया है, फ्रांस पे। फिर उसके बाद रूस में, रूस बहुत बड़ा है ना, मान लीजिए 1 से 2 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर बहुत अति रूस मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, बहुत बड़ा रूस है यहाँ पे, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लगभग बहुत सारे 200 300, अगर अगर देशांतर रेखाएं गुजर रही होगी, तो हर मिनट में 4 डिग्री का अंतर। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 बजे होता है, यहाँ पे तो बहुत दूसरा टाइम होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा मानक समय दिया जाता है। तो आदमी अगर 12 को रेखा जा रही होगी, तो 12 12 को समय लगेगा। मान लीजिए अपने इंडिया में, मान लीजिए 111 देशांतर रेखाएं गुजरती होगी लगभग, माना कि 111 के आसपास गुजरती होगी, माना कि अगर गुजरती है, तो मान रहे हैं, अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कितना गुजर रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि 111, मान लीजिए 111 नहीं, 12 मान लेते हैं, 12 शायद शायद 12 को गुजरती है आई थिंक। तो 12 या 11 गुजरती है। तो मान लीजिए, तो हर मिनट में तो 4 4 मिनट के अंदर यहाँ पे अगर हो रहा होगा, तो अगर 11 बज रहा होगा, तो 12 मिनट देशांतर रेखा 12 अगर है, लाइन है अगर अपना देशांतर का मिनट वाली, तो हर मिनट में 4 4 का मिनट का अंतर है, कितना हो जाएगा लास्ट वाले छः पे। आप खुद देख लीजिए, बच्चों का 48 48 मिनट, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ 12:48 हो जाएगा। तो भारत में एक ही टाइम पर अलग अलग समय बताएंगे कि यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 12:48 पूरा है। तो तो कहने का मतलब ये है हमारा कि 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 हमें तब तो 12 को घड़ी पहन के चलना पड़ता है, घड़ी के समय जाएंगे तो वो घड़ी देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बीच से एक रेखा को गुजारा, बीच से एक मानक रेखा को गुजारा है। ये भारत का मानक रेखा है ये, हम बीच से गुजारते हैं। और ये यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, इस वाले बिंदु पे जो समय हो रहा होगा, ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे जो समय होगा वही पूरा देश को माना जाएगा, वही समय हो रहा होगा पूरा देश में। ठीक है। ये चीजें, आपको चीजें क्लियर होगी। आगे पढ़ते हैं। उसी तरह रूस में भी 11 मानक रेखा है। ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रांस में है। भारतीय मानक समय यमोत्तर कितना है, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। पे ये रेखाएं गुजरती है, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पे ये रेखाएं गुजरती है, साढ़े 82 डिग्री पे ये रेखाएं गुजरती है। ठीक है। अब ये कहाँ से गुजरती है, तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है ऐसे। ठीक है, जा रही है। अगर हम बात करेंगे नैनी से, कहीं कहीं पे लिखा हुआ नैनी से भी गुजरती है, वो मतलब बेसिकली उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, देखिए राज्य की अगर बात करेंगे तो टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से, टोटल 5 राज्य हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहले आप देखिए, ये यूपी है, यूपी से होकर गुजरा। फिर देखिए ये छोटा सा भाग ले रहा है किसका, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का लेके जा रहा है। फिर ये क्या है, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को लेके जा रहा है। ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे देखें, ये क्या है, उड़ीसा है, उड़ीसा जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। आपसे पूछ देगा झारखंड से होकर गुजरता है, झारखंड से होकर गुजरता है या बिहार से होकर गुजरता है, तो आपने बोलना नहीं गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा। ये इसी तरह बेसिकली यहाँ पे पूछा जाता है कि ये हैदराबाद
पहले तेलंगाना से हम ही था राज्य, तो इसीलिए पूछ दिया जाता है तेलंगाना से होकर गुजरता है तो कोई कोई टिक लगा देता है, हाँ। लेकिन तेलंगाना से नहीं, तेलंगाना अलग राज्य हो गया, अलग हो गया ना, हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश से सिर्फ होकर गुजरती है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? 5। आंध्र प्रदेश, उल्टा देखे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5। तो एक बार देख लेते हैं राज्य। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। अब भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच जो रेखा है, जो लंदन से होकर गुजर रही थी, ठीक है, जो लंदन से होकर ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है हमारा रेखा, हमारा टाइम। अगर यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा, तो उसके 5.5 घंटा पीछे आप कर दीजिए, जितना हो रहा वो बज रहा होगा वहाँ पे लंदन में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं, तिथि रेखाएं, यह प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं क्या होती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह लगभग 180 डिग्री देशांतर के समान है। क्या है? 180 डिग्री देशांतर के समान है। यदि हम इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाते हुए पार करते हैं, तो तारीख में एक दिन कम करना पड़ता है, परंतु महीने में एक दिन की लाभ हो जाता है। कहने का मतलब है कि हम अगर पश्चिम से, इधर मान लीजिए एक यहाँ से रेखा गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से रेखा गुजर रही है, इधर पश्चिम है, अंदर पूरब है। इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं, तो इधर क्या होगा? मान लीजिए अगर 6 तारीख है, तो इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे 7 तारीख हो रहा होगा, 12 बजे के बाद इधर 7 तारीख हो जा रहा था। तो यहाँ पर तो एक दिन का तो यहाँ पे इधर तो एक दिन का कमी हो गया, इधर तो लाभ हो गया इधर जाने के बाद, है ना। एक दिन का, मान लीजिए आपका बर्थडे यहाँ पर है 30 तारीख, ठीक है, 1 तारीख को है, ठीक है, यहाँ पर आपका 1 तारीख को है आपका बर्थडे, ठीक है, और यहाँ पे 30 तारीख ही हो रहा है। यहाँ पे 1 तारीख हो चुका है। अब यहाँ से आप इधर जाएंगे, यहाँ पे तो अभी 30 तारीख है जब, लेकिन यहाँ पर पहुंचेंगे तो 30 तारीख है, फिर अगले दिन भी आपको बर्थडे मनाना पड़ जाएगा। मतलब एक ही दिन में 2 बार आप बर्थडे मनाएंगे, इस दिन भी मनाएंगे, इस दिन भी मनाएंगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे लाभ हो जा रहा है, वहां पे एक दिन का कमी हो जा रहा है। ठीक है, यही कह रहा है। यदि हम इस रेखा में पश्चिम से पूर्व जाते हुए पार करते हैं, तो तारीख में एक दिन का कम करना पड़ता है, परंतु एक महीने में एक दिन का लाभ हो जाता है। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाओं में पूरब से हम पश्चिम की दिशा में जाते हुए पार करते हैं, तो तारीख में एक दिन बढ़ाना पड़ता है, परंतु महीने में एक दिन का नुकसान हो जाता है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम जाते हैं तो तारीख में लाभ होता है, परंतु महीने में नुकसान हो जाता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम मानक रेखाएं पढ़ लिए ना, जो भी रेखाएं खींची गई, कर्क रेखा, मकर रेखा है, 43 डिग्री पे खींची गई है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये बीच का विषुवत रेखा है, ये प्रीमीडियन रेखा है, देशांतर में जो होता है ये इस तरह से, जो हॉरिजॉन्टल जाती है वो अक्षांश रेखा है, वर्टिकल जो जाती है वो देशांतर रेखा है। ये सब चीजें, उन दोनों के बीच में दूरी कितना, अक्षांश में दूरी अगर बात करेंगे तो 111 किलोमीटर की होती है, अगर अगर देशांतर में बात करेंगे, देशांतर में बात करेंगे तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। हर हर एक डिग्री अक्षांश पे, 1 डिग्री अक्षांश पे जाने पर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। भारत में मानक रेखाएं 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी रेखाएं से गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्रीनविच में आप लंदन से कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको मैंने पूरा अच्छे से समझाया। वीडियो काफी लंबा चले गया, 44 मिनट के आई थिंक चले गया होगा, तो 44-45 मिनट। तो आप अच्छे से देखें, इम्तिहान से देखें, और लास्ट तक अगर बने हुए हैं तो सबसे पहला नंबर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को यहाँ तक अंतिम तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे, हम सब रेखा को पढ़ लिए, अब अंदर पढ़ेंगे क्या? अब पृथ्वी के जो अंदर वाली भाग है ना, क्रस्ट जो है, फिर मेंटल आएगा, फिर क्रोड आएगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कैसे, किसके अंदर में क्या पाया जाता है, खनिज क्या है, फिर उसके बाद चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सब चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बाहर के बारे में, एटमोसफेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा लाइक करके मोटिवेट कर दें। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।